अदर इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जब भी एप्लीकेबल होता है तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा अकॉर्डेंस विद ऐसे सब्सिडीज के हिसाब से। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर रिपोर्ट करता है इंक्लूडिंग द सेक्शंस कौन सा डालेगा, वो हेडिंग के अंदर डालेगा, सेक्शन के हिसाब से हेडिंग के डालेगा कौन सा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट फॉर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से। इंटरनल कंट्रोल्स जो होते हैं उसको भी मैनेजमेंट ही प्रिपेयर करेगा, डिज़ाइन करेगा। ये एनेबल करेगा कि प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी नेसेसरी होता है, जो एनेबल करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए जो भी नेसेसरी होता है इंटरनल कंट्रोल्स, वो क्या करेगा, मैनेजमेंट डिज़ाइन करेगा और उसको इंप्लीमेंट करेगा, जो कि फ्री होगा फ्रॉम द मटीरियल स्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड से होता है या तो एरर से होता है। पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन दी फ्रॉड जो होता है, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट के अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट के ऊपर कौन सी पॉसिबल इफेक्ट्स होती है फ्रॉड की, इस वजह से हमको यहाँ पर उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। मटीरियलिटी डज नॉट अप्लाइज टू द मैनेजमेंट, मटीरियलिटी अप्लाइड नहीं करती मैनेजमेंट को एक्नॉलेज करने के लिए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिज़ाइनिंग के रेस्पॉन्सिबिलिटी है डिज़ाइन करने का, इंप्लीमेंट करने का, मेंटेन्स करने का इंटरनल कंट्रोल्स, यानी ये मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। एस्टैब्लिश करता है मेंटेनिंग इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स, एस्टैब्लिश करना है और मेंटेन करना है इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द फ्रॉड, ताकि प्रिवेंट कर पाए, डिटेक्ट कर पाए फ्रॉड को। अज्यूम करना है, असेस करना है, असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, असेस करना है ऑडिटर को कि एंटिटी की एबिलिटी एज अ गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, ये ऑडिटर को देखना है। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। And whether the use of the going concern basis on the accounts is appropriate, as well as disclosing, if applicable, matters relating to the going concern. The explanations of the management responsibility for the assessment shall include the descriptions of when the use of the going concern basis of the accounting is appropriate. ऐसे 200 एक्सप्लेन करता है प्रीमाइस रिलेटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, एंड अप्रोप्रिएटनेस, और जब भी अप्रोप्रिएट होता है तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये, ऑन विच जिसके ऊपर जो ऑडिट है इन अकॉर्डेंस विद एसेस कंडक्ट किया जाता है मैनेजमेंट, एंड वेर अप्रोप्रिएट, जब भी अप्रोप्रिएट होता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एक्सेप्ट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। यहाँ पर दिया गया है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इस स्टेट के रिलेशंस में। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, ऑब्टेन करना रीजनेबल एश्योरेंस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है पूरे के पूरे क्या वो फ्री है फ्रॉम द मटीरियल स्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड से हो रहा है या तो एरर से हो रहा है। इशू करना है ऑडिट रिपोर्ट्स को जो इंक्लूड करेंगे ऑडिटर का ओपिनियन, रीजनेबलनेस एश्योरेंस, क्या हाई लेवल ऑफ द एश्योरेंस होता है रीजनेबल एश्योरेंस, लेकिन वो गारंटी नहीं होती है। ऑडिटर ऑडिट करता है, कंक्लूड करता है अकॉर्डिंग विद एसेस के हिसाब से करता है। ऑलवेज वो डिटेक्ट करता है मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है ना, एग्जिस्ट तो नहीं कर रहे हैं ना, वो देख चेक करता है इसके अंदर दैट द मिस स्टेटमेंट्स कैन अराइज फ्रॉम द फ्रॉड या तो एरर, जो भी मिस स्टेटमेंट्स है वो अराइज होती है फ्रॉड या तो एरर से। आइदर डिस्क्राइब दे आर कंसिडर्ड मटीरियल, अगर वो मटीरियल है तो इंडिविजुअल है या तो एग्रीगेट के अंदर अगर वो मटीरियल निकलती है तो कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस कर देगी इकोनॉमिक डिसीजंस यूजर्स का जो कि टेकन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रोवाइड अ डेफिनेशंस या तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटीरियलिटी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, डेफिनेशंस या तो डिस्क्रिप्शन जो मटीरियलिटी की होती है वो किसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं, तो एफआरएफ के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, डिस्क्राइब किया गया है, डिफाइन किया गया है एफआरएफ के बेसिस पे ऊपर। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेक्शंस टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट सेल्फ फर्दर, यहाँ पर सेल्फ फर्दर के अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बताई गई है। तो ऑडिटर की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट करना है, ए पार्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस के जो ऑडिट किया गया है वो अकॉर्डेंस विद एसेस के हिसाब से किया गया है। ऑडिटर ने अपना प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज किया गया है एंड मेंटेन किया गया है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पूरे ऑडिट के दरमियान में, यानी वो अलर्ट रहा है पूरा ऑडिट के दरमियान में। डिस्क्राइब किया जाता है ऑडिट स्टेट करता है वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाइड करने के लिए, असेस करने के लिए रिस्क ऑफ द मटीरियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आइडेंटिफाइड करता है, असेस करता है रिस्क ऑफ द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वेदर चाहे वो फ्रॉड से हो सकते हैं तो एरर से हो सकते हैं। डिज़ाइन करना है परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर, डिज़ाइन करना और परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीजर्स, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी होती है तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है। एंड ऑब्टेन करना है ऑडिट एविडेंस के जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है वो प्रोवाइड किए गए ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिटर्स ओपिनियन, ऑडिटर के ओपिनियन के बेसिस, ऑडिटर का ओपिनियन बेस करता है इन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के ऊपर। जो रिस्क होता है नॉट डिटेक्टिंग अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स, जो रिस्क होता है कि जो मटीरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं की गई है वो रिजल्ट कर सकता है फ्रॉम दी फ्रॉड इज़ हायर देन वन रिजल्टिंग फ्रॉम द एरर, यानी कि जो रिस्क होता है
कि जो मटेरियल में स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हुई है उसका रिजल्ट हो सकता है कि फ्रॉड हो हायर देन फ्रॉम वन रिजल्टिंग एरर, या तो फ्रॉड में इन्वॉल्व द कल्यूजन्स, यानी कि फ्रॉड जो है अगर उसके अंदर कल्यूजन से फ्रॉड किया गया है तो क्या होता है, रिस्क ऑफ द मटेरियल स्टेटमेंट हाई होता है क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। फॉर्जरी से किया गया हो या तो इंटेंशनल ओमिशन से किया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से किया गया हो, या तो ओवरराइड करने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स, इसके अंदर क्या होता है हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट्स होता है। टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग, ऑब्टेन करना है अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर रिलेवेंट टू द ऑडिट, जो कि ऑडिट के लिए रिलेवेंट है, उनके इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है इन ऑर्डर टू, ताकि हम लोग डिज़ाइन कर पाएँ ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्रोप्रिएटली इन द सर्कमस्टेंसेस। इवैल्यूएट करना है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, अप्रोप्रिएटनेस देखनी है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को लेकर जो कि यूज़ की गई है, क्या वो रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लगा कर की गई है ना, एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स भी मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली दिए गए हैं ना, टू कंक्लूड ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट, कंक्लूड करना है कि कितना अप्रोप्रिएटली मैनेजमेंट ने यूज़ किया है गोइंग कंसर्न बेसिस के अजम्पशंस को ऑफ द अकाउंटिंग बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, जो भी ऑडिट एविडेंस हमने ऑब्टेन की गए उसके बेसिस के ऊपर हम लोग ये कंक्लूड करेंगे वेदर जो मटीरियल अनसर्टेनिटी क्या वो एग्जिस्ट कर रही है रिलेटिंग टू द इवेंट, या तो कंडीशन जो कास्ट करती है सिग्निफिकेंट डाउट एंटिटी की एबिलिटी को लेकर के, एंटिटी क्या गोइंग कंसर्न से कंटिन्यू रहेगी, मतलब क्या इन फ्यूचर में एंटिटी चलेगी, या ऐसा तो नहीं होगा कि बंद होने का वारा आ सकता है एंटिटी का, तो वो कोई कंसर्न होता है। तो सिग्निफिकेंट डाउट तो ऐसा क्रिएट नहीं हो रहा है ना एंटिटी की एबिलिटी को लेकर टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद FRF फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है तो इवैल्यूएट करना पड़ता है ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर्स एंड द कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, डिस्क्लोजर कैसे किए गए हैं, वेदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो प्रेजेंट किया गया है अंडरलाइंग ट्रांजेक्शंस के हिसाब से एंड द इवेंट्स के हिसाब से इन द मैनर टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशंस को अचीव करने के लिए व्हेन जब SS600 अप्लाइड होता है, SS600 क्या डिस्क्राइब करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट होता है तब तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि डिवीजन जो होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वो इंडिकेट किया जाता है एक्सटेंड टू विच द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट इज ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर, मतलब जिस कंपोनेंट्स का ऑडिट किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो उस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। एंड अगर जॉइंटली किया गया तो जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसके अंदर। हैव बीन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, एग्जाम्पल के तौर पे नंबर्स ऑफ द डिविजन्स ब्रांचेस सब्सिडरीज या तो अदर कंपोनेंट ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर, द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शंस ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट शेल ऑल्सो। इसके अंदर और क्या होगा और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट करना है कि जो ऑडिटर स्टेट करना है ऑडिटर कम्युनिकेट्स विद दोस्त चाइल्ड विद द गवर्नेंस, जो भी ऑडिटर ने कम्युनिकेट किया गया है दोस्त चाइल्ड विद द गवर्नेंस से किसके रिगार्डिंग में रिगार्डिंग अदर मैटर्स, मतलब कि प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग उसने किए गए हैं ऑडिट करते समय पे जो भी उसने वो सारी चीज़ें जो भी उसने कम्युनिकेट किए गए दोस्त चाइल्ड विद द गवर्नेंस को, उसको भी यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या बताना होता है, इंक्लूडिंग एनी सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी। अगर कोई सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी होती है इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर तो वो भी ऑडिटर अगर आइडेंटिफाइड करता है ड्यूरिंग द ऑडिट तो उसने कम्युनिकेट की गई है दोस्त चाइल्ड विद द गवर्नेंस को, तो वो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको कम्युनिकेट करना है ये सारी चीज़ों को दोस्त चाइल्ड विद द गवर्नेंस को। और यहाँ पर बताना फॉर ऑडिट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज का जब ऑडिट किया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑडिटर प्रोवाइड करता है दोस्त चाइल्ड विद द गवर्नेंस विद द स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर हैज कंप्लाइड, ऑडिटर ने कंप्लाइड किया गया है। ऑडिटर दोस्त चाइल्ड विद द गवर्नेंस को स्टेटमेंट देगा कि ऑडिटर ने कंप्लाइड किया गया है सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स को, इंडिपेंडेंस को लेकर कम्युनिकेशंस करेगा वो विद सारे रिलेशनशिप्स को लेकर matters that may reasonably thought to bear the auditor's independence and where applicable related to safeguard, जब भी वहाँ पर उसका इंडिपेंडेंस का खतरा मंड रहा है तो उसने रिलेटेड सेफगार्ड्स को अप्लाई किया गया है वो सब यहाँ पर कम्युनिकेट करेगा फॉर दी ऑडिट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड एंटिटीज़ का जब किया जा रहा है एंड एनी अदर एंटिटीज़ का किया जा रहा है तो की ऑडिट मैटर्स भी कम्युनिकेट की जाती है SS 701 के द्वारा। यहाँ पर कम्युनिकेट किसको किया जाता है दोस्त चाइल्ड विद द गवर्नेंस को किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है दोस्त मैटर
सिर्फ वही मेटल जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड, उसी को यहाँ पर की ऑडिट मैटर के अंदर डाला जाता है। देयरफॉर द एंड देयरफॉर दे आर की ऑडिट मैटर, इसीलिए जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मेटल्स होती है उसको की ऑडिट मेटल्स के अंदर डाला जाता है और उसको की ऑडिट मेटल्स कहा जाता है। द ऑडिटर्स डिस्क्राइब दिस मेटल्स, ऑडिटर डिस्क्राइब करेगा इस मेटल्स को ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर, अनलेस जब तक लॉ या तो रेगुलेशन प्रिक्लूड नहीं करता पब्लिक डिस्क्लोजर्स के लिए, मतलब लॉ रेगुलेशन अगर ना बोलते कि इसको नहीं डालना है तो नहीं डालने का। लोकेशंस ऑफ द डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहाँ पर ये चीज़ें लोकेट करने की, यहाँ पर हमने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमको कहाँ पर लोकेट करने की, यानी कि ये सारी हम ऑडिट रिपोर्ट में कहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड, ये चाहे तो आप बॉडी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर डाल सकते हो या तो अपेंडिक्स करके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अपेंडिक्स में रख सकते हो, इन विच केस द ऑडिट रिपोर्ट शेल इंक्लूड द रेफरेंस टू द लोकेशंस ऑफ द अपेंडिक्स, और ये जो अपेंडिक्स है इसका रेफरेंस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमको देना पड़ेगा बाय अ स्पेसिफिक रेफरेंस विद इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द लोकेशंस ऑफ सच डिस्क्रिप्शंस ऑन द वेबसाइट, या तो आप वेबसाइट पर डाल सकते हो और उसका भी रेफरेंस आपको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर देना पड़ेगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ऑफ the appropriate authorities where law regulations या तो नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एक्सप्रेसली परमिट दी ऑडिटर्स टू डू सो, अगर यहाँ पर लॉ रेगुलेशंस या तो नेशनल ऑडिट स्टैंडर्ड एक्सप्रेस करता है, परमिशंस देता है, तभी आप वेबसाइट पर नाक सकते हो और उसका लिंक यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दे सकते हो। इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। मिस्टर अजय विजय एंड एसोसिएट आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ सरोवर लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। द कंपनी एंगेज्ड है, किसके बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही है वो वाटर बॉटल्स। एट द टाइम ऑफ द फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट, जो फाइनलाइज किया जा रहा था ऑडिट रिपोर्ट, वन ऑफ द ऑडिट टीम मेंबर्स ने सीए अजय को पूछ लिया, क्या बोला कि एंगेजमेंट पार्टनर जो सीए अजय है, हमको एडवाइस कीजिए कि कैसे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सोन की जाती है अपेंडिक्स के अंदर टू द ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ड्राफ्ट करके बताइए ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ सो एज टू एडवाइस, तो कि हम लोग एडवाइस कर पाए ऑडिट टीम मेंबर्स को। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सॉल्यूशंस के अंदर देखते हैं। आवर ऑब्जेक्टिव्स आर टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हम लेंगे रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पूरे का पूरे क्या वो फ्री है फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड या तो एरर से जो हो सकती है। एंड इश्यूज एंड ऑडिट रिपोर्ट, और इश्यू करेंगे हम लोग ऑडिट रिपोर्ट, इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, हमारा ओपिनियन इंक्लूड किया जाता है। रीजनेबल एश्योरेंस होता है, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब हाई लेवल ऑफ द एश्योरेंस होता है, लेकिन हम लोग गारंटी नहीं देते कि ऑडिट जो कंडक्ट किया गया है वो इन अकॉर्डेंस विद द एसएसएफ विल ऑलवेज डिटेक्ट, यहाँ पर ऑलवेज डिटेक्ट किया जाएगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को, मतलब कि यहाँ पर ऑलवेज मटेरियल मिस स्टेटमेंट, सारी की सारी मटेरियल मिस स्टेटमेंट यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगी, इसकी हम लोग गारंटी नहीं देते, हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस देता है व्हेन इट एग्जिस्ट, जब भी वो एग्जिस्ट करिए। मिस स्टेटमेंट्स कैन अराइजेस, मिस स्टेटमेंट किससे हो सकती है, फ्रॉड से हो सकती है, तो एरर से हो सकती है। एंड कंसिडर्ड मटीरियल, और वो मटीरियल कंसिडर्ड हो सकती है इंडिविजुअली या तो मिलकर एग्रीगेट के अंदर। दे कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस कर सकती है किसको, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स को, जो कि टेकन किया जाता है किसके बेसिस के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर। फर्दर डिस्क्रिप्शन देते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है इंक्लूडेड इन, मतलब हम लोग फर्दर डिस्क्राइब करेंगे कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर जो था वो हमारा ऑब्जेक्टिव था, नीचे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, हम लोग फर्दर डिस्क्राइब करेंगे कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर वो हमने अपेंडिक्स एक्स के अंदर डाली है ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, और अपेंडिक्स एक्स को आप जाके रेफर कर सकते हो, वैसे हम लोग लिख सकते हैं डिस्क्राइब विच इज लोकेटेड एट, मतलब वो कहाँ लोकेटेड है वो भी हमको बताना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं पेज नंबर या तो अदर स्पेसिफिक रेफरेंस टू द लोकेशंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन, यानी वेबसाइट दी है तो उसकी लिंक पिक डाल सकते हैं। फॉर्म्स द पार्ट ऑफ आर ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये हमारा पार्ट बनेगा ऑडिटर रिपोर्ट्स का। 11th के अंदर देखते हैं अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अगर ऑडिटर एड्रेस कर रहा है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर इन एडिशंस, यानी ये एडिशंस होता है किसकी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अंडर एसएस के अंदर दी गई है उसका एडिशंस होता है, मतलब उसके अलावा भी अगर कोई हमको अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो वो हम कौन से हेड में डालते हैं, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की हेड में डालते हैं।
शेल एड्रेस इन द सेपरेट सेक्शंस, ये सेपरेट सेक्शंस के अंदर एड्रेस की जाती है ऑडिटर रिपोर्ट्स के अंदर विद इन द हेडिंग टाइटल्स। कौन सा टाइटल होता है यहाँ पर? रिपोर्ट ऑन द अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये उसका टाइटल होता है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आप लोग ये टाइटल लिखकर उस डिस्क्राइब करते हैं उसको। और अदरवाइज एज अप्रोप्रिएट टू द कंटेंट ऑफ दिस सेक्शंस unless this other reporting responsibility address the same topics as those presented under the reporting responsibility required by the SS। मतलब अगर SS के अंदर ही ये सारी चीज़ें कवर हो रही है जो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर रिपोर्ट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये हेडिंग डालकर उसको अलग से नहीं बताएंगे, उसको ऊपर ही जो हमारे ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर जो हम लोग हेडिंग्स डालते हैं उसके अंदर ही बता देंगे। लेकिन अगर नहीं होती, एसएस के अलावा कुछ है, एसएस के अलावा कुछ है, तो उसको हम लोग यहाँ पर अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर हेडिंग के अंदर हम लोग उसको डिस्क्राइब कर देंगे। इन विच केस द अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रेजेंटेड इन द सेम presented in the same sections as related to the report elements required by the essays if the other reporting responsibility, अगर जो other reporting responsibility है वो present की जाती है in the same sections as related to the as related report elements required by the essays, अगर जो भी elements required हैं essays के अंदर, अगर उसके अंदर ही ये reporting responsibility है प्रेजेंटेड है, तो ऑडिटर रिपोर्ट शैल क्लियरली डिफरेंशिएट द अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द रिपोर्टिंग दैट रिक्वायर्ड बाय द एसएस। मतलब कि उसको क्लियरली डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा इसको, कि जो हमारी अदर इफ़ द अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आर प्रेजेंटेड, अगर अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंट है सेम सेक्शंस के अंदर रिलेटेड रिपोर्ट्स एलिमेंट्स के अंदर, मतलब जो ऊपर एलिमेंट्स दिए गए थे उस एलिमेंट्स के अंदर ही अगर ये अदर रिलेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑडिटर को क्लियरली बताना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि जो अदर रिलेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉम रिपोर्टिंग दैट रिक्वायर्ड बाय द एसएस, उससे उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इफ़ द ऑडिटर रिपोर्ट कंटेन द सेपरेट सेक्शन, अगर सेपरेट सेक्शंस कंटेन करता है जो एड्रेस करता है अदर रिलेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिक्वायर्ड है कि इसको स्टेट करना पड़ेगा अबाउट सेल इंक्लूडेड अंडर द सेक्शंस विद द हेडिंग, मतलब अलग से हेडिंग नाक के उसको बताना पड़ेगा। अगर ऐसे के हिसाब से है तो उसको बताना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करके कि यहाँ पर हमने अदर रिलेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएस के हिसाब से थी और हमने उसको बता दी गई है। अगर सेपरेटली वो बताता है तो उसको अलग से हेडिंग करके बताना पड़ेगा। क्या हेडिंग रहेगा? रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द रिपोर्ट ऑन दी अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये उसका हेडिंग रहेगा। सेल्फ फॉलो द रिपोर्ट ऑन दी ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे आएगी ये रिपोर्ट ऑन दी अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सिग्नेचर्स ऑफ द ऑडिटर्स, ऑडिटर रिपोर्ट शेल साइन, ऑडिटर की रिपोर्ट साइन की जाती है। दिस रिपोर्ट साइंड बाय द ऑडिटर, कौन साइन करेगा? ऑडिटर साइन करेगा, दैट इज एंगेजमेंट पार्टनर जो होगा वो साइन करेगा। किसके नेम पे? उसके पर्सनल नेम पे साइन करेगा वो। वेयर द फर्म इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, जब फर्म अपॉइंट की जाती है ऑडिटर तब द रिपोर्ट इज साइंड इन द पर्सनल नेम, पर्सनल नेम के ऊपर ऑडिटर साइन करेगा ऑफ द ऑडिटर एंड इन द नेम ऑफ द ऑडिट फर्म्स, और नाम लिखेगा उसके ऑडिट फर्म का। अगर पार्टनर या तो प्रोपराइटर साइन करता है, पार्टनर प्रोपराइटर साइन करता है, तो ऑडिट रिपोर्ट शैल नीड टू मेंशंस द मेंबरशिप नंबर, मेंशन करना पड़ेगा मेंबरशिप नंबर जो कि असाइन किया गया है ICAI के द्वारा। दे ऑल्सो इंक्लूड, यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर्स ऑफ द फर्म, मतलब उसका जो फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा जब भी एप्लीकेबल होगा। अलॉटेड बाय द ICAI इन द ऑडिट रिपोर्ट साइंड बाय देम, जो भी ऑडिट रिपोर्ट वो लोग साइन करें उसके हिसाब से। प्लेस ऑफ द सिग्नेचर, प्लेस क्या आएगी? तो स्पेसिफिक लोकेशंस जहाँ पर ऑर्डिनरी सिटीज़ जहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट साइन की गई है वो प्लेस यहाँ पर आती है। डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट्स, द ऑडिटर रिपोर्ट शैल डेट नो अर्लियर, अर्लियर नहीं होना चाहिए देन द डेट ऑन विच द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब ऑडिटर ने जब ऑब्टेन किया है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसके पहले की डेट नहीं होनी चाहिए। नो अर्लियर डेट ऑन विच द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जब ऑडिटर ने ऑब्टेन कर लिया है उसके बाद की डेट हो सकती है, उसके पहले की नहीं हो सकती। on which basis the auditor opinions on the financial statements including the evidence that, इसके अंदर एविडेंस होता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के अंदर के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो कंप्राइज कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इंक्लूडिंग द रिलेटेड नोट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड दोज विथ
the recognized authorities have asserted that they have taken the responsibility for those financial statement, यानी उन लोगों ने एक्नॉलेज कर लिया गया है, उन लोगों को उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पता है, जो भी ये प्रिपेयर कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो. द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट इन्फॉर्म्स दैट, डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट इन्फॉर्म्स करता है यूजर्स ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट्स को कि जो ऑडिट है वो कंडक्ट किया गया है इफेक्ट्स ऑफ द इवेंट्स एंड द ट्रांजेक्शन्स ऑफ विच द ऑडिटर बिकम अवेयर, यानी जो भी इफेक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स थे ऑडिटर ने उसको कंसिडर किया गया है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, एंड वो अवेयर था दैट अकर्ड अप टू द डेट, यानी जिस दिन पे वो साइन कर रहा है उस दिन तक के जितने भी इवेंट्स या तो ट्रांजेक्शन थे उसने वो सबको कंसिडर किया है और वो अवेयर था इसको लेकर. द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इवेंट्स एंड द ट्रांजेक्शन आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इज एड्रेस्ड इन द एस.ए. 560, मतलब 560 के हिसाब से आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट के बाद जो भी इवेंट्स या तो ट्रांजेक्शन्स है उसको ऑडिटर कैसे डील करेगा, ऐसे 560 के हिसाब से करेगा. यू डिडंट देखते हैं, इट वॉज नोटेड दैट, ये नोट किया जा रहा था कि जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो या तो सर्टिफिकेट जो है वो अटेस्ट किए जा रहे हैं थर्ड पार्टी के द्वारा, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सर्टिफिकेट जो थे उसको साइन किया जा रहा था किसके द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा, जो मिस रिप्रेजेंट कर रहे थे देमसेल्फ एज अ CA मेंबर, यानी वो लोग खुद को CA बता रहे थे. वेर मिसलीडिंग द अथॉरिटीज़ एंड स्टेक होल्डर्स, ये मिसलीड कर रहा था अथॉरिटीज़ को भी और स्टेक होल्डर को भी. ICAI ने रिसीव्ड की है नंबर ऑफ द कंप्लेंट्स, यानी ICAI ने बहुत सारी कंप्लेंट्स रिसीव की है इसके रिलेशंस में ऑफ द सिग्नेचर, किसके रिलेशंस में कि जो सिग्नेचर है CA की वो फॉर्ज्ड की जा रही है बाय द नॉन CA के द्वारा सिग्नेचर की जा रही है, फॉर्ज्ड की जा रही है टू कर्ब दी माल प्रैक्टिसेस, इसको पकड़ने के लिए और इसको नष्ट करने के लिए दी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी जो थी ICAI की उसने इम्प्लीमेंट फेस मैनर के अंदर उसने क्या इम्प्लीमेंट कर दिया, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट ला दिया यूडिन का. यूडिन क्या है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है. क्या है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर. सारे सर्टिफिकेट अभी मैंडेटरीली इफ़ेक्टिव हैं 1 फरवरी 2019 से, मतलब 1 फरवरी 2019 के 1 फरवरी 2019 से जो भी CA सर्टिफिकेट देता है उसके ऊपर यूडिन मेंशन होना चाहिए. एज़ पर दी काउंसिल डिसीजन, ये काउंसिल का डिसीजन लिया गया था यूडिन का कब, 379th मीटिंग जो कि हेल्ड की गई थी 17 से लेके 18 दिसंबर 2018 के अंदर, उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया था और वहाँ से यूडिन का जनरेशन हुआ है. और हर मैंडेटरी है ये, सारे सर्टिफिकेट्स में होना चाहिए यूडिन. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैविंग द फुल टाइम सर्टिफिकेट ऑफ द प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो फुल टाइम प्रैक्टिस के अंदर है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रजिस्टर्ड करते हैं ऑन द यूडिन पोर्टल एंड वो लोग जनरेट करते हैं यूडिन को बाय रजिस्टरिंग दिस सर्टिफिकेट अटेस्टेड सर्टिफाइड बाय देम, जो भी उन्होंने अटेस्ट किया है या सर्टिफिकेट जो भी उन्होंने बनाया उसके अंदर यूडिन उनका जाना ही चाहिए और वो लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है यूडिन के अंदर. अकॉर्डिंगली ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड टू मेंशन, इसके लिए तो ऑडिटर को मेंशन करना पड़ेगा यूडिन विथ रेस्पेक्ट टू ईच ऑडिट रिपोर्ट बीइंग साइंड बाय देम, यानी हर ऑडिट रिपोर्ट जो भी वो साइन करता है उसके अंदर उसको मेंशन करना पड़ता है यूडिन अलॉन्ग विथ द मेंबरशिप नंबर्स के साथ और उसके सिग्नेचर जो भी रिपोर्ट के अंदर करता है वो उसके साथ. द सेम इज सोन इन द बिलो इलस्ट्रेशन दिया गया है. मेसल TUV एंड एसोसिएट स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वीनस लिमिटेड का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजिंग, जब फाइनलाइज किया जा रहा था ऑडिट रिपोर्ट को, वन ऑफ द ऑडिट टीम मेंबर्स ने पूछा एंगेजमेंट पार्टनर को CA तरुण को कि एक्सप्लेन करके बताइए कि कैसे ऑडिटर रिपोर्ट्स साइन की जाती है. हेल्प करिए तरुण को एक्सप्लेन करने में. सेम तो हमको दिया गया फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे, ये करेक्ट वे हमको दिया गया है. साइन कैसे किया जाता है ऑडिट रिपोर्ट को, यहाँ पर लिखा जाता है मेसल TUV एंड एसोसिएट चार्टर अकाउंटेंट से, फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखा जाता है, उसके बाद उसकी सिग्नेचर होती है. नेम ऑफ द मेंबर जो भी साइनिंग कर रहा है ऑडिट रिपोर्ट को वो होता है, उसका डेजिग्नेशन क्या है वो लिखा जाता है, मेंबरशिप नंबर क्या है वो लिखा जाता है और लास्ट में यूडिन लिखा जाता है. यहाँ पर प्लेस लिखा जाता है, प्लेस ऑफ द सिग्नेचर एंड डेट लिखी जाती है कि कब साइन की है और कौन सी प्लेस पर साइन की है. फॉर एग्जाम्पल required ordering of the opinion and the basis of the opinion sections need not be applied. Opinion section and
जो बेसिस ऑफ द ओपिनियन सेक्शन है वो अप्लाइड नहीं होता जब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन द पर्टिकुलर लॉ या तो रेगुलेशंस के अंदर होता है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है एसएस के साथ, मतलब एसएस और लॉ का कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रख लेने की, एसएस और लॉ का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो लॉ जीतेगा, एसएस हार जाएंगे। द ले आउट एंड wordings required by this essay assist the users of the auditor's report in more readily recognizing the auditor report as a report of an audit conducted in accordance with the essays. If the auditor is required by the law या तो regulations to use the specific layout या तो wording, अगर लॉ बोल रहा है कि स्पेसिफिक लेआउट या तो वर्डिंग के हिसाब से, वैसे तो हम लोग ऐसे के हिसाब से ही वर्डिंग और लेआउट रखते हैं, लेकिन अगर लॉ रेगुलेशंस बोल रहा है कि आप ये यूज़ कीजिए लेआउट या तो वर्डिंग ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, तो ऑडिटर शेल रेफर टू द स्टैंडर्ड, ऑडिटर एक बार स्टैंडर्ड्स को देख लेगा ओनली इफ़ द ऑडिटर रिपोर्ट्स इंक्लूड एट द मिनिमम ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, और वो ये भी देख लेगा कि ये जो फॉलोइंग एलिमेंट्स है ये सारे जो भी स्टैंडर्ड्स के अंदर दिए गए हैं क्या लॉ और रेगुलेशंस के हिसाब से वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं क्या, वो एक बार वो चेक कर लेगा। बाकी देनी रिपोर्ट तो किसके हिसाब से, लॉ रेगुलेशंस के हिसाब से ही है। यहाँ पर कौन से एलिमेंट वो चेक करेगा, टाइटल देखेगा, एड्रेस देखेगा, रिक्वायर्ड बाय दी सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंगेजमेंट, ओपिनियन सेक्शंस कंटेनिंग एंड एक्सप्रेशंस ऑफ द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेफरेंस टू द एप्लीकेबल एफआरएफ। ओपिनियन सेक्शंस देखेगा वो, एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन के एक्सप्रेशंस कैसे किया गया है ओपिनियन को एफआरएफ के हिसाब से है ना, एंड रेफर करेगा एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से है ना, वो यूज़ किया गया है ना, उसको प्रिपेयर करने के अंदर एफआरएफ को यूज़ किया गया है प्रिपेयर करने के अंदर। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, कि किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया गया है उसका आइडेंटिफिकेशंस हो रहा है ना। स्टेटमेंट्स दैट द ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट, स्टेटमेंट के ऑडिटर इंडिपेंडेंट है एंटिटी से इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द ऑडिट एंड हैज़ फुलफिल, और उसने फुलफिल की है auditors other ethical responsibilities को in accordance with this requirement. Statement shall refer the code of the ethics issued by the ICAI, ये भी रेफर करना पड़ेगा। where applicable, जब भी एप्लीकेबल होता है तो सेक्शंस दैट एड्रेस, सेक्शन जहाँ पर एड्रेस किया जाता है एंड इज़ नॉट इनकंसिस्टेंस विद, एड्रेस भी देगा वो, मतलब किसको वो एड्रेस कर रहा है, नॉट इनकंसिस्टेंट, यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को लेकर, गोइंग कंसर्न को लेकर 570 के हिसाब से। वेयर एप्लीकेबल, जब भी एप्लीकेबल है तो बेसिस फॉर द क्वालिफाइड यानी एडवर्स opinion sections that address and is not inconsistent with the reporting requirement relating to the going concern as per the SF 570 revised, where applicable, जब भी applicable होता है तो sections जो include कर रहा है information जो भी required है SS 701 के हिसाब से, या तो additional information about the audit is prescribed by the law या तो regulations that and addresses and नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इन दी एस एस, मतलब एस एस के हिसाब से इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए। और डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशंस ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस दैट एड्रेस्ड एंड इज नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट विद द रिक्वायरमेंट एज कंटेंट इन द SS 700, मतलब जो SS के अंदर जो भी पॉइंट्स दिए गए थे हमको A से लेके M तक के, जैसे हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं वो सारे पॉइंट्स को एक बार चेक कर लेना है और देख लेना है क्या वो इनकन्सिस्टेंट तो नहीं है ना, किससे, SS से, जो भी हमको ये A से लेके M तक के पॉइंट्स दिए गए थे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर SS 700 की सीरीज़ के अंदर, वहाँ पर हम लोग को देख लेना है कि ये सारे एसेस के हिसाब से ही है ना, इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं हो रही है ना, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन जब बोल रहा है कि हमको रिपोर्टिंग उसके हिसाब से दो, तो ये सारे पॉइंट्स तो आने ही आने चाहिए, प्लस साथ में जो लॉ रेगुलेशंस बोल रहा है उसको भी देख लेना है कि वो एज पर दी इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है ना। जे पॉइंट देखते हैं, अ रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन द ऑडिटिंग and the laws and the regulations and a description of the auditor's responsibility for the audit of the financial statements that addressed and not inconsistent with the requirement as contained in the SS 700। के अंदर देखते हैं ऑडिटर की सिग्नेचर होगी, प्लेस ऑफ द सिग्नेचर होगी, डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट्स होगी। इलस्ट्रेशन इट देखते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। फॉर द पर्पज ऑफ दिस इलस्ट्रेशन ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर हमको फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अज्यूम करने पड़ते हैं।
ऑडिट ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी, ऑडिट किया जा रहा है कंप्लीट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड कंपनी का, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, यूजिंग द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए किया जा रहा है। द ऑडिट इज नॉट अ ग्रुप ऑडिट, ये ग्रुप ऑडिट नहीं होना चाहिए। ऐसे 600 डस नॉट अप्लाइड, यहाँ पर ऐसे 600 के अंदर ये अप्लाइड नहीं होता है। The financial statements are prepared by the management of the entities in accordance with the financial statements है वो प्रिपेयर किए गए हैं किसके द्वारा, एंटिटीज़ के द्वारा, इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल, इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, जो टर्म्स है ऑडिट एंगेजमेंट की वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, इन ऐसे 210 के अंदर वो बताई गई हमको। ऑडिटर हैज़ कंडक्टेड एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर ने अगर कंडक्ट किया गया अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्लीन ओपिनियन, जो कि अप्रोप्रिएट बेस होता है, किस बेस के ऊपर उसने किया गया है ये, किस बेसिस के ऊपर वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता है, वो हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस के बेसिस के ऊपर उसने जो ऑब्टेन किए गए उसके बेसिस के ऊपर वो कंक्लूड करेगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन को। दी रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट दैट कैन अप्लाइड, रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट जो अप्लाइड किया गया है ऑडिट कंप्राइज करने के लिए, कोड ऑफ एथिक्स जो भी इश्यू किए गए हैं ICAI के द्वारा, टुगेदर विद दी अदर रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द ऑडिट एंड दी ऑडिटर्स रेफर्स टू बोथ, यानी ये सारी चीज़ों को ऑडिटर देखेगा कि ऑडिटर ने ये सारी चीज़ों को कंप्लाइंट किया गया है ना। ऑडिटर क्या ऑडिटर के कोड ऑफ एथिक्स, ऑडिट जो कंप्राइज किया गया है, मतलब ऑडिट किया गया है कोड ऑफ एथिक्स जो भी इश्यू किए गए थे उसके द्वारा एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया गया है ऑडिटर ने, अदर रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स है उसको भी फॉलो किया गया है, ये सब चीज़ें ऑडिटर देखेगा। बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, जो भी उसने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया है, ऑडिटर हैज़ कंक्लूडेड, ऑडिटर ने कंक्लूड किया गया है मटीरियल अनसर्टेनिटी के एग्जिस्ट नहीं कर रही है रिलेटिंग टू द इवेंट्स या तो कंडीशंस दैट मे कास्ट द सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, यहाँ पर गोइंग कंसर्न को भी देख लेगा वो कि कोई ऐसी मटीरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना जिससे ये सिग्निफिकेंट डाउट हो सकता है कि एंटिटीज गोइंग कंसर्न रहेगी या नहीं रहेगी। इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 570 के हिसाब से देख सकता है कि ऑडिट मैटर्स जो भी कम्युनिकेट किया गया है इन अकॉर्डेंस विद SS 701 के हिसाब से की ऑडिट मैटर भी डालेगा ऑडिटर। दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी रेस्पॉन्सिबल है ओवरसाइट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पर दोज चार्ज विद गवर्नेंस की बात की जा रही है, डिफरेंस फ्रॉम दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एडिशन टू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब भी एडिशन किया जाता है ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो ऑडिटर अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी डालता है जो कि रिक्वायर्ड है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से।